आज बहुत टाइम के बाद हमारा पूरा परिवार एक साथ एकत्रित हुआ है। एक छोटा सा गेट टुगेदर ही है और अपने फैमिली में मैं सबसे बुजुर्ग हूं। नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया लेकिन दिल से अभी भी जवान हूं। सब लोग बहुत तरीके के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे और धीरे धीरे सब टॉपिक भूत प्रेत के टॉपिक की तरफ चला गया। तभी मेरे पोते ने मुझसे पूछा कि मैंने अपने जीवन काल में कभी किसी भूत से सामना किया है। सब लोग जानते हैं कि जब मैं जवान था बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर था और पुलिस की नौकरी के चलते मेरा कई जगह पे तबादला हुआ है। सब लोग बहुत उत्सुक थे जानने के लिए। मैंने सबकी आंखों की तरफ देखा और हंसते हंसते एक बात बोला कि जीवन काल में भूत से तो नहीं लेकिन एक भूतनी से मेरा जरूर सामना हुआ था। सब पूछने लगे क्या ये सच है? सच। वो हादसा आज भी मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब लोग जानना चाहते थे कि क्या हुआ था। ये 1998 का बात है जब मैं पुलिस की नौकरी करते हुए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में मेरा तबादला हुआ था। उस टाइम में मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर था और डर नाम का कोई चीज मेरे डिक्शनरी में था ही नहीं। लेकिन डर किसे कहते हैं और भूत प्रेत इन सब से मेरा विश्वास हुआ पुरुलिया के उस हादसे के बाद। सब लोग जानने के लिए बैठे थे कि क्या हुआ था तो मैंने बोलना शुरू किया। उन दिनों बरसात का मौसम था और मैं अपना सारा सामान वगैरह लेकर पुरुलिया की तरफ चल रहा था। ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते अब बस थोड़ी ही दूर बच गया था। नया जगह, नए लोग, पता नहीं क्या होगा। हाँ, पुलिस का नौकरी है, तबादला तो होता ही रहता है। ये सब सोचते सोचते मैं गाड़ी चला रहा था। धीरे धीरे बरसात और भी भारी होने लगी। बारिश के बड़े बड़े बूंदे नीचे गिरने लगी लेकिन फिर भी चलना तो है ही। ऐसे ही चलते चलते मैंने अचानक हेडलाइट के रोशनी में देखा कि सामने शायद कोई चल रहा है। थोड़ा और दूर जाते जाते देखा कि नहीं, ये तो कोई औरत है। हाँ, ये एक औरत ही है। सफेद और रेड कलर के लाइनिंग की साड़ियों में, बंगाली में जिसे लालपाड़ साड़ी कहते हैं। लेकिन ऐसे बरसात भरे मौसम में रास्ते में भला कौन चल सकती है? मैं सोचे सोचे दंग हो गया था। उसका पूरा शरीर बारिश में भीग चुका था। मैं जोर से हॉर्न बजाने लगा, लाइट्स को अप और डाउन करने लगा लेकिन फिर भी वो हिली नहीं। मेरे कार के सामने ही खड़ी थी। मुझे लगा कहीं ये कोई डकैतों के दल का कोई तो होगा नहीं, हो भी सकती है। मैंने धीरे से अपना पिस्तौल बाहर निकाला। सोचा क्यों ना बाहर जाकर एक बार देख लिया जाए। लेकिन तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और बिजली के कड़कने से मानो मेरे हेडलाइट्स के रोशनियों में भी कुछ डिफेक्ट आ गया। हेडलाइट बंद हो गई। अरे अब हेडलाइट भी काम नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं? मैंने धीरे धीरे टॉर्च को बाहर किया और जैसे ही मैं बाहर गया देखा कि कार के सामने तो कोई नहीं है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? अभी तो मेरे कार के सामने कोई था, वो कहां गई? मैं सोचते सोचते पागल हो रहा था। लेकिन फिर मैं कार के अंदर चला गया और एक बार फिर जब मैंने कार स्टार्ट किया तो हेडलाइट्स फिर अपने आप जल गए। अरे ये क्या हुआ? बिजली के चमकने से हेडलाइट्स बंद हो गए थे, फिर अपने आप ऑन कैसे हो गए? चलो, मैं इन सब बातों पे ज्यादा फोकस नहीं किया और धीरे धीरे अपने लॉजिंग की तरफ चलता गया। वहां पे मनोहर नाम का एक आदमी मेरा वेट कर रहा था। जिस स्टेशन में
मेरा तबादला हुआ था वो वहां पे कांस्टेबल था और साथ साथ मेरा पर्सनल केयर टेकर भी। उसने मुझे वेलकम किया, स्वागत किया पुरुलिया पे। कहीं मुझे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई मनोहर। लेकिन तुम अभी तक घर नहीं गए? अरे आप जब तक नहीं आते हम कैसे घर जा सकते साहब? आप यहाँ के नए ऑफिसर है तो हमारा भी तो कोई ड्यूटी बनता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज हुआ था जिसके बारे में मुझे तुमसे जिक्र करना है। तुम्हारे यहाँ पे गांव के लोग बारिश के वक्त सोते नहीं है क्या? क्यों साहब? असल में मैं जब आ रहा था मैंने एक औरत को देखा। वो क्या कहते हैं तुम्हारे बंगाली में, लाल पाड़ साड़ी पहनी हुई मेरे कार के सामने ही खड़ी थी। लेकिन जैसे मैं बाहर निकला वो वहां से जा चुकी थी। बहुत ढूंढा लेकिन मिली नहीं। मेरा ये बात सुनकर जो खाना वो मेरे लिए लाया था वो उसके हाथ से नीचे गिर गया। वो मेरी तरफ देखे ही जा रहा था। मनोहर, मनोहर क्या हुआ? कुछ नहीं साहब। साहब, कहीं आपने उसे क्या? आपने उसे क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं साहब। साहब देखिए, ये आपके लिए नया जगह है। यहाँ पे किसी से कुछ पूछे बगैर कुछ कीजिएगा मत। मैं चलता हूं। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जाने भी दो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे मैं घर के अंदर गया। वो फिर से मेरे लिए खाना लाया। खाना खाकर मैं सोने जाने ही वाला था, मुझे कुछ हलचल महसूस हुआ खिड़की के बाहर। कौन है? कौन है? मैंने जोर से आवाज दिया। कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे शायद कोई मेरे ऊपर नजर रखे है, कोई मुझे देख रहा है कहीं से। मुझे ऐसा लग रहा था। हाँ, पुलिस वालों के दुश्मन तो होते ही है, लेकिन ये जो फीलिंग्स मुझे लग रहा था ना, ये कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं था। और बार बार मेरी नजर उस खिड़की की तरफ जा रहा था। पता नहीं क्या होगा। चलो, ऐसा बहुत कुछ सोचते सोचते मैं सो गया। अगले दिन सुबह मैं स्टेशन की तरफ गया। स्टेशन में नए चार्जेस वगैरह सब कुछ समझकर मैंने सोचा क्यों ना मनोहर को लेकर एक बार थोड़ा पुरुलिया का थोड़ा टूर कर लिया जाए। उस टाइम का पुरुलिया कुछ अलग था आज के टाइम से। मनोहर को लेकर मैं जाने ही वाला था। ऐसे ही उसने मुझे बोला कि कहीं कल रात को मुझे कुछ अजीब तो नहीं दिखा था। अजीब तो नहीं दिखा था मतलब? मनोहर में कुछ समझा नहीं। नहीं साहब, वो आप कुछ बोल रहे थे ना कल। हाँ, वो उस औरत को। साहब देखिए, यहाँ पे बहुत कुछ कभी कभी दिख जाता है। हर चीज की तरफ ध्यान मत दीजिए। कल मैंने एक चीज नोटिस किया था। जब भी इस चीज को लेकर मैंने मनोहर से कोई भी बात किया, वो इस चीज को क्यों पता नहीं टालने लगा था। नहीं ठीक है, ऐसे ही पूरे एरिया का राउंड अप मारते मारते, हर जगह का राउंड अप मारते मारते एक बहुत अजीब चीज मैंने नोटिस किया कि इस जगह पे औरतों की बहुत कमी है। नौजवान लड़के तो है, लेकिन औरतों की कमी इतना क्यों है? हाथ से गिनो तो औरत है ही नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर माजरा क्या है। ऐसे ही गांव के बाहर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसके सामने कुछ फेंस दिया हुआ है। मनोहर, वो क्या है? साहब, उस पेड़ की तरफ कभी मत जाइए। क्यों?
देखिए साहब, मैं इतना कुछ आपको नहीं बता सकता। उस पेड़ की तरफ मत जाइएगा। हाँ ठीक है, लेकिन उस पेड़ को अश्वत्थ कहते हैं। अश्वत्थ पेड़। हाँ तो लेकिन तुम उसके पास जाने से मना क्यों कर रहे हो? साहब, उसके सामने लिखा हुआ है कि इस पेड़ के नजदीक भी आना मना है। ठीक है। ऐसे ही मैं फिर स्टेशन की तरफ चल दिया। ऐसे फिर जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, अचानक मैं रुक गया। फिर से मुझे लग रहा था कि मानो कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन है? मैंने टॉर्च को पीछे की तरफ किया। कोई नहीं था, लेकिन मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। इतना तो गलत मैं नहीं हो सकता। किसी का आहट, किसी के कदमों के चलने की आवाज। फिर भी मैंने इन्हें वहम सोचकर उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही मैं नजदीक जा रहा था घर के, मानो ये फीलिंग्स मेरा और बढ़ता जा रहा था। अब मैं श्योर हूं कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन कौन? और एक बात मैंने नोटिस किया कि हर घरों के सामने एक पता नहीं क्या है, लेकिन चौक जैसा कुछ चीजों से घेरा बना हुआ है दरवाजों के सामने, हर घर के। मैं जब घर की तरफ पहुंचा तब देखा कि मनोहर भी वही काम कर रहा था। मनोहर, ये क्या कर रहे हो तुम? साहब, हमारे गांव में एक रीति रिवाज है कि हर घर के सामने ये ऐसा एक निशान बनाना पड़ता है। लेकिन क्यों? वो असल में ये आदमी कुछ छुपा जरूर रहा है। मुझे शक हुआ। मनोहर, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं नहीं साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। असल में इसे लोग शुभ मानते हैं। ठीक है साहब, मैं चलता हूं। ठीक है। ऐसे मैं घर के अंदर जाने ही वाला था, तब अचानक मनोहर ने मुझे बुलाया। साहब, एक बात आपसे कहना था। हाँ कहो। साहब, अगर रात के वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया ना, दरवाजा मत खोलिएगा। क्या मतलब? मतलब देखिए, मैं आपको इतना नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं भी आकर दरवाजा खटखटाऊं तो भी मत खोलिएगा। मैंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। पता नहीं क्या सुपरस्टिशियस है इन लोगों में। दुनिया आगे जाता जा रहा है और ये लोग अभी भी कुएं के मेंढक बने हुए हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या है, वो और 2 दिन में मुझे पता चलना ही था। अगले 2 दिन में पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट्स आने गए कि नियर अबाउट 5 नौजवान गांव से मिसिंग है और उनमें से 2 जन का मौत हो चुका है। उनके लाश भी उस अश्वत्थ पेड़ के नजदीक ही हमें मिला। मुझे इन सब का इन्वेस्टिगेशन करना था, लेकिन मनोहर बहुत डरा हुआ था और मैंने ये भी देखा कि पूरे गांव वाले सब डरे हुए हैं। क्या माजरा है ये सब? क्या माजरा है ये? ऐसे ही सारे रिपोर्ट्स बनाते बनाते, सोचते सोचते फिर रात हो गई। मैं फिर अपने क्वार्टर में बैठा हुआ था, इस मैटर के बारे में सोच ही रहा था। अचानक मेरे रूम का लैंटर्न बुझ गया। फिर जोर से एक बिजली कड़की और देखते ही देखते सोड़ों की हवाएं चलने लगी। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ सही नहीं लगा। तभी अचानक मेरे रूम में मैंने किसको महसूस किया। कौन है? लेकिन कोई नहीं था। मेरे रूम में मैंने किसी को महसूस किया और तभी
दूर से कहीं से एक जोर का आवाज आया। आ! मैं झट से दरवाजा खोला और देखा कि एक गांव वाले को दूर से कोई खींच कर ले जा रहा है और वो बिजली की रफ्तार से उसे लेकर जा रहा है। मैं उसके पीछे दौड़ा, लेकिन मैं जब तक उसे पकड़ता वो वहां से लेकर जा चुका था। लेकिन ये कौन था? उस गांव वाले को कौन लेकर जा रहा था? तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर अब मुझे ये मैटर कुछ सही नहीं लगा। मैंने रात के रोशनी में भी मैंने उसे देखा, वो लाल पाड़ साड़ी। सुबह होते ही मैंने मनोहर को स्टेशन में बुलाया। मनोहर, शायद एक और गांव वाला। हाँ साहब, एक और गांव वाला मिसिंग है। मनोहर, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कल रात उसी गांव वाले को देखा था, कोई उसे खींच कर ले जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता वो उसे लेकर चला गया मेरे आंखों के सामने। और मैंने वही लाल पाड़, मैंने देखा कि वो डर से कपकपा रहा था। मनोहर, क्या बात है? आखिर क्या तुम लोग छुपा रहे हो? साहब, शायद आपको अब सच्चाई बोलना ही पड़ेगा। ये किसी इंसान का कर्म नहीं है साहब। इंसान का कर्म नहीं है मतलब? ये शाक चुन्नी ने किया है। शाक चुन्नी? शाक चुन्नी क्या है? ये एक बहुत ही लंबी कहानी है साहब। ठीक है, अगर इस केस का जड़ तक मुझे जाना है तो मुझे इस कहानी का अंत भी जानना होगा। कहो क्या है? साहब, ये आज से 300 साल पहले की बात है। हमारे इसी गांव में स्वर्णिका नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। पैदाइशी से वो अनाथ थी। उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट हो चुका था और तभी से वो अपने मामा मामी के पास रहती थी। वो और उसकी छोटी बहन प्रीति। प्रीति उतनी सुंदर नहीं थी जितनी स्वर्णिका थी। स्वर्णिका इतनी सुंदर थी मानो उसका रूप तो पिघलता सोना जैसा था। देखते ही देखते हमारे यहाँ का जो राजवंश था, उसका जो राजपुत्र था, वो स्वर्णिका पर उसका प्रेम आ गया और उन्होंने तय किया कि वो स्वर्णिका से ही शादी करेंगे। परंतु स्वर्णिका के मामा मामी को यह रास नहीं था। वो ये नहीं चाहते थे कि एक अनाथ के साथ इतने बड़े वंश के किसी राजकुमार का शादी हो। इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी के साथ उनकी शादी हो। इसलिए उन्होंने प्लान करके स्वर्णिका को खून करने के बारे में सोचा। और एक दिन ऐसे ही एक बरसात की रात में उन्होंने स्वर्णिका का खून कर दिया। खून करके उन्हीं रास्तों में उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। सुबह सबको स्वर्णिका के डेड बॉडी मिला, लेकिन उसके पास ही एक चिट्ठी भी मिला था। उस चिट्ठी में लिखा था कि उसकी आत्मा किसी भी नौजवान को इस गांव में जीने नहीं देगी और इस गांव में कोई भी कभी नया बच्चा पैदा नहीं होगा और ये गांव में कोई भी वंश आगे नहीं बढ़ेगा। यही कारण है साहब कि हमारे गांव में कोई औरत नहीं है। शादीशुदा वाले नौजवान तो हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती। अगर उनकी शादी होती है तो उनकी पत्नियों की मौत हो जाती है, तो उनके पतियों की मौत हो जाती है। अगर कोई बच्चा भी पैदा होता है तो उनकी भी मौत हो जाती है। वो शाक चुन्नी बन चुकी है साहब। स्वर्णिका एक शाक चुन्नी बन चुकी है, एक ऐसी प्रेतनी
जो अपने अधूरे मकसद को लेकर फिर जिंदा हो चुकी है। हम लोग डर डर के जीते हैं साहब। एक मुनिवर ने कहा था कि इस पवित्र स्याही से अगर हम अपने घर के सामने ये लकीरें खींच देंगे तो वो हमारा ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, लेकिन उस शाकचुन्नी को कोई नहीं रोक पाया साहब। वो ऐसे ही बरसात की रातों में गांव के नौजवानों को मार डालती है, क्योंकि उसके साथ जो अन्याय हुआ था वो उसका प्रतिकार चाहती है। मैं सुन के हक्का बक्का रह गया। कल तक मैं एक निडर फियरलेस पुलिस ऑफिसर था, जिसके डिक्शनरी में कभी डर नाम का कोई चीज नहीं था। लेकिन आज इस घटना को सुनने के बाद शायद कहीं ना कहीं डर ने भी मेरे अंदर एक जगह बना लिया। तो इसका कोई निवारण तो होगा मनोहर? मुझे नहीं पता साहब। आपको उस दिन बरसात की रात में जो दिखा था वो वही शाकचुन्नी ही थी। वो आपको भी नहीं छोड़ेगी साहब। जो हलचल आपको अपने घर में नजर आ रहा है यह वही शाकचुन्नी का ही कर्म है। उसने अपना जादू टोना आपके ऊपर भी शुरू कर दिया है साहब। वो आपको भी नहीं छोड़ेगी। हमारा गांव धीरे धीरे शमशान बन जाएगा साहब। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई हल जरूर होगा इस चीज का साहब। वैसे एक हल हो सकता है। क्या वो मुनिवर जिसने हमें यह स्याही दिया था वो गांव के बाहर ही एक आश्रम में रहता है? शायद वो हमारी कोई मदद कर सकता है। ऐसे ही मनोहर और कुछ गांव वालों को लेकर मैं उस मुनिवर के घर पहुंचा। मुझे देखकर और मुझसे सब कुछ सुनकर उन्होंने भी ये बोला कि उस शाकचुन्नी की अधूरी मनोकामनाएं अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था, उसे उसका प्रेम नहीं मिला था, इसलिए वो प्रेत योनि में चली गई है और बहुत ही खतरनाक पिशाचिनी बन चुकी है। तो बाबा, उससे बचने का कोई तो हल होगा। यह उसका श्राप है जो पुरुलिया गांव के ऊपर है, परंतु एक रास्ता है। उस शाकचुन्नी को मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके श्राप से इस गांव को बचाया जरूर जा सकता है। लेकिन यह मौत से खेलने वाला खेल होगा। मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं हिम्मत करके बोला। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस गांव में मेरी पोस्टिंग हुआ है, बल्कि इसलिए भी कि मैं इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। मुझे बताइए बाबा, वो रास्ता क्या है? तो सुनो, इस झोले में एक मंत्रपुत धूप है। इस धूप को जलाते ही वो कहीं भी हो, वो हमारे पास खींची हुई चली आएगी। और फिर उन्होंने मुझे एक छोटा सा बोतल दिया। इस बोतल में एक मंत्र से भरा हुआ एक जल है। इस जल को उसके ऊपर छिड़काने से वो कुछ क्षण के लिए कमजोर हो जाएगी। उस शाकचुन्नी का हर शक्ति उसके शाखा और पौला पे है, जिसे हर विवाहित महिला अपने हाथ में पहनती है। तुम्हें उसी वक्त उस शाखा और पौला को उसके हाथ से निकलकर उन्हें तोड़ना पड़ेगा और उन्हें आग में विसर्जित करना पड़ेगा। परंतु यह उतना सरल नहीं होगा। वो बहुत से प्रयत्न करेगी कि वो तुम्हें इस काम के लिए रोके और तुम्हारी जान ले ले। वो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगी, पर क्या तुम ये कर पाओगे? मैं कर पाऊंगा बाबा। ऐसे ही उसी रात बाबा के कहे अनुसार हमने और कुछ गांव वालों ने मिलकर यज्ञ की शुरुआत किया। उस मंत्र भरे धूप से हमने उसे बुलाना शुरू किया और देखते ही देखते जोर से बिजली कड़की और हमारे सामने एक लाल पाड़ साड़ी पहनी हुई एक
औरत का आगमन हुआ। कितना डरावना इसका शक्ल है, पूरा हरे रंग का शक्ल, आंखों में जैसे मानो आग भरे हुए हैं, बड़े बड़े नाखून, लंबे लंबे दांत और उसके सफेद बाल हवा में बिखरे हुए पड़े थे। मैं शाक चुन्नी, मुझे बुलाया है? आज किस गांव का कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुझे इस गांव का किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं हिम्मत करके यह बात बोला और धीरे धीरे उस बोतल को लेकर मैं उसके तरफ आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसने जोर से चीखा और अपने दोनों हाथ लेकर मुझे हवा में उठा दिया। मूर्ख मानव, जो अन्याय मेरे साथ हुआ था मुझे उसका बदला चाहिए। किसी भी नौजवान को मैं जीने नहीं दूंगी, इस गांव के वंश को आगे बढ़ने नहीं दूंगी। और तू मुझे रोकेगा? आज इन गांव वालों से पूर्व तेरी मृत्यु निश्चित है। वो मुझे जोर से एक पेड़ के पास फेंक दिया, लेकिन किसी भी तरह मुझे इस पानी को उसके ऊपर छिड़काना ही था। उसने अपने हाथों को लंबा किया और मुझे फिर से पकड़ लिया और अपने बड़े बड़े नाखूनों को मेरे गले की तरफ लाने ही वाली थी, तभी मैंने उस बोतल के पानी को उसके ऊपर छिड़का दिया। उस पानी के छिड़कते ही वो कमजोर बन गई। बेटे बेटे, यही मौका है, यही मौका है। अब वो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन कुछ क्षण के लिए तुम्हें उसके हाथों से वो शाखा और पोलक खोलना होगा। जल्दी खोलो। डर से लेकिन हिम्मत करके मैं उस शाखा पोला को उस शाख चुन्नी के हाथ से मैंने उसे खोल लिया। रुक जा, रुक जा, मैं तुझे मार डालूंगी, रुक जा। लेकिन मैंने एक ना सुना। मैं जोर से जाकर उसे आग में विसर्जित कर दिया और देखते ही देखते वो शाख चूर्णी उसके पूरे शरीर में आग जल गए। और बाबा ने एक छोटा सा बोतल खोला और उसका पूरा शरीर हवा बनकर उस बोतल के अंदर समा गई। यह शाख चूर्णी अब इस बोतल के अंदर कैद है। इसको हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके ऊपर शैतान का वरदान होता है। परंतु इसके श्राप से अब यह गांव मुक्त है। अब यह गांव अपना वंश आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा ने उस बोतल को जमीन के बहुत नीचे गाड़ दिया और यह भी बोल दिया कि कभी भी इस बोतल को कोई बाहर नहीं निकालना चाहिए, अन्यथा यह शाख चुन्नी फिर कैद से आजाद हो जाएगी। सब लोगों ने उस जगह को एक बोर्ड से घेर दिया और डू नॉट एंटर लिख दिया था। ऐसे ही पुरुलिया उस शाख चुन्नी के कैद से आजाद हो गई। मेरा भी बहुत दिन रहते उस वहां पे तबादला फिर हो गया और एक दिन मैंने भी पुरुलिया को छोड़कर अपने नए डेस्टिनेशन की तरफ चल दिया। सब लोग इस कहानी को सुनकर बहुत मंत्रमुग्ध हो चुके थे। आज भी अगर यह हादसा मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था? पुलिस वालों का तो तबादला लगा ही रहता है, लेकिन जितने दिन भी मैं पुरुलिया में था मैं उस हादसे को भुला नहीं पाया। और रात को सोते वक्त भी मुझे लगता था शायद वो शाख चुन्नी कहीं से फिर मेरी तरफ नजर रख रही है और मुझ पे हमला करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नहीं, पुरुलिया से जाने के बाद भी मनोहर से मेरा बात हुआ था। उसने बोला था कि उनका गांव अभी बहुत आगे बढ़ चुका है, उनके गांव में शादी वगैरह, उनका वंश भी बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन एक और बात बोला था जिसको आज भी मुझे याद आता है। उसने बोला था कि वो गांव भले ही शाख चुन्नी के श्राप से आजाद हो चुका हो, लेकिन आज भी बहुत लोग
बरसात की रातों में किसी औरत को देखते हैं, घर के नजदीक किसी के होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि कोई काले कपड़ों में कोई परछाई उनके घर की तरफ आ रही है, या फिर दूर उस अश्वत्थ के पेड़ में कोई बैठी हुई है जिसके पैर उल्टे तरफ है। यही कहकर मैंने अपनी कहानी को खत्म किया। लेकिन शाख चुन्नी सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक हकीकत है जो कभी ना कभी और कहीं ना कहीं रहती तो जरूर है। जिसे नजर आता है उसके लिए उसका जीवन बहुत ही भयंकर बन जाता है।